आपको बताया था 2 केसेस की और बात करनी है, ठीक है। कैसा लग रहा हूँ यार, अजीब सा कुछ लग रहा है मेरे को, तो ट्रिम किया घर पे, बाहर जा नहीं सकते कोरोना। चलो देखो, छोड़ो इसको, घर की खेती है, कभी भी उग जाएंगे। तो क्या बात कर रहा था मैं, रॉल्ट लॉ की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो केस देखने हैं हमें, 2 केसेस। जो पहला केस है वो हम बात करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, जो दूसरा केस है उसकी हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की। यहाँ पर जो केस देखने हैं हमें, उसकी अगर मैं डिटेल में बात करूं तो आपको पता है जो राउल्ट लॉ है वो किस पर अप्लाई होता है, वॉलेटाइल सब्सटेंस पे, यानी वाष्पशील पदार्थ पे, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन लेना है और इन दोनों का नेचर क्या है, वॉलेटाइल होना चाहिए। इन दोनों का जो नेचर है वो क्या है, वॉलेटाइल। अब ये जो सॉल्यूशन बना है ये एक तरह का क्या है मेरे लिए, बाइनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये 2 ही सब्सटेंस है, 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जो लिक्विड लिया है दोनों, वो इसमें एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट, दोनों के नेचर क्या है, वॉलेटाइल है यानी वाष्पशील है। एक मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, यहाँ पर इन दोनों का नेचर क्या है, वॉलेटाइल है यानी वाष्पशील है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर एक ये सॉल्यूशन बनाएंगे, मैंने मान लिया कि भाई साहब ये सॉल्यूशन इन लोगों ने बनाया, इसमें लिक्विड 1 है मेरे पास और लिक्विड 2 है, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। अगर दोनों का नेचर क्या है, वॉलेटाइल है, अगर दोनों का नेचर क्या है, वॉलेटाइल है, तो इनकी कुछ वेपर्स भी बनेगी ऊपर, ये हमने देखा है पहले भी, क्या बनेगी, वेपर। और ये वेपर जो बनेगी ये कुछ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेगी इस सरफेस पे, ये भी हमें पता है, क्या अप्लाई करेगी, पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेगी। ये जो पार्शियल प्रेशर यहाँ अप्लाई कर रही है, ये मान ली मैंने, ये लिक्विड 1 ये लिक्विड 2, लिक्विड 1 लिक्विड 2 की वेपर्स है। ये जो यहाँ आंशिक दाब यानी जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसको मैं डिनोट कर देता हूं नाम P1 P2, ये P1 ये P2। ये तो क्या हो गए, इनके पार्शियल प्रेशर हो गए। और हमें ये भी पता है, अगर मैं सेपरेटली क्या लेता, एक बीकर में सिर्फ लिक्विड 1 लेता, इसकी जो वेपर बनती वो यहाँ पर क्या अप्लाई करती, पार्शियल प्रेशर, और वो इस पूरे सिस्टम के लिए क्या होता, मेरे लिए वेपर प्रेशर होता है। ये हमने पढ़ा है, वेपर प्रेशर को डिफाइन ही कैसे किया जाता है, जब कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई, जो आंशिक दाब अप्लाई किया जाता है उस लिक्विड सरफेस पे, वो उस पूरे सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, ये हमें पता है। तो यहाँ पर लिक्विड 1 है, इसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ना, वो मैंने मान लिया P01, और लिक्विड 2 का भी कोई ना कोई क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, उसको मैंने मान लिया P02। ये 1 है, इसका P01, ये 2 है, इसके लिए P02, ठीक है। अब मैं एक बात और लेके चलता हूं, ये जो लिक्विड 1 और जो लिक्विड 2 है, इनका इस सॉल्यूशन में कोई ना कोई क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, कोई ना कोई तो भाग खुला हुआ होगा ना, सिंपल सी बात है। मैंने माना इन दोनों सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन है वो x1 और x2 है, यानी इसकी मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाव जिसे हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, x1 और x2। अब मैं अगर इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर राउल्ट लॉ अप्लाई करूं, राउल्ट क्या नाम है, राउल्ट लॉ, जो राउल्ट लॉ अगर मैं यहां अप्लाई करूं तो देखो, राउल्ट लॉ हमने पढ़ा था, मैंने आपको 2 बातें बताई थी उस समय भी, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के, ये बात पढ़ रही थी। यहां पर आप लोगों को अगर कभी ये चीज गौर करनी हो कि भाई साहब ये तो हेनरी भी बोलता है, ये तो कौन बोल रहा है, हेनरी भी बोल रहा है, और यही कौन बोल रहा है, राउल्ट भी बोल रहा है, दोनों बोल रहे हैं एक ही बात, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या, अगर मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं, इक्वल्स टू, और एक कांस्टेंट लगाऊं KH/xg, ये तो क्या बन जाएगा, हेनरी का लॉ। अगर मैं यहाँ KH की जगह क्या कर दूं, वेपर प्रेशर लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा राउल्ट लॉ बन जाएगा। तो यहाँ फर्क किसका हुआ, KH और वेपर प्रेशर का, यानी जो हेनरी कांस्टेंट और जो वेपर प्रेशर है, आंशिक दाब है, उसका फर्क हुआ, ठीक है। जब हेनरी कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो जो हेनरी लॉ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, राउल्ट लॉ में। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कभी भूल मत जाना, कंफ्यूज मत होना कि क्या फर्क, कोई पूछ ले भाई साहब क्या फर्क क्या है दोनों में, क्या चीज का डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है, हेनरी कांस्टेंट और वेपर प्रेशर का, ठीक है। इस
पे न्यूमेरिकल पे आएंगे, न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। ये दो टॉपिक हो जाए, लिक्विड सॉल्यूशन और ये जो राउल्ट के दोनों केसेस है ना, सॉलिड लिक्विड 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 का, ये दोनों हो जाए, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, ताकि हमें अच्छे से न्यूमेरिकल हो। अब देखो मैंने माना ये अप्लाई करना है हमें लिक्विड 1 और लिक्विड 2 में। लिक्विड 1 में पहले अप्लाई करके देखता हूँ। लिक्विड 1 के लिए पार्शियल प्रेशर देखो P1, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके मोल फ्रैक्शन के। लिक्विड 2 के लिए P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, X2 जो मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, वेपर प्रेशर यहाँ भी ये, यहाँ भी सेम, डिट्टो 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 डिट्टो। हाँ हो गया। इसे नाम दे दो इक्वेशन 1, इसे नाम दे दो इक्वेशन 2। ये देखो ये दो इक्वेशन आ गई, किसकी आई है, पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब की दो इक्वेशन आ गई। अब यहां पर आप एक लॉ अप्लाई करो, कौन सा, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ अगर मैं अप्लाई करूं इस सिस्टम पे, तो वो क्या बोलता है कि जो सिस्टम का टोटल प्रेशर होता है, कुल दाब होता है, उस पर अप्लाई होने वाले सभी पार्शियल प्रेशर्स का क्या होता है, सम होता है। यही डाल्टन का प्रिंसिपल बोलता है। कौन सा, पार्शियल प्रेशर प्रिंसिपल। ध्यान रखना, डाल्टन का जो आंशिक दाब नियम है वो क्या बोलता है, किसी भी तंत्र में, किसी भी सिस्टम में जो पार्शियल प्रेशर, जो आंशिक दाब होता है, उसका क्या कर दो, आप जोड़ दो, तो उस तंत्र का, उस सिस्टम का कुल क्या आ जाएगा, आपके पास दाब आ जाएगा। मेरे को क्या देखना है, वही देखना है। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सम अप करूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। Pt इक्वल्स टू P1, P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, P01 x1 प्लस P02 x2, यही आ रही है। सम अप किया, अब मेरे को पता है x1 और x2 क्या है, मेरे लिए मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ये बात हमें पता है। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम ही होगा या 1 के इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखना। तो x1 प्लस x2 हमेशा क्या होगी, 1 के इक्वल। यहां से मैं x1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, 1 माइनस x2। इस वैल्यू को मैं अगर यहां पुट अप करूं तो देखो टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या बनेगी, P01 1 माइनस x2 प्लस P02 x2, यही बनी। इसको सॉल्व करोगे, P01 माइनस P01 x2 प्लस P02 x2। मैं इसको अरेंज करता हूं, ये वाली वैल्यू इधर ले आता हूं, प्लस का है, चलने दो, प्लस का ला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाली उधर, माइनस का साइन इधर, चलता रहेगा चलता रहेगा। यहां से x2 कॉमन लो, तो देखो P01 प्लस x2 कॉमन आ गया, ये x2 कॉमन आ गया भाई साहब। यहाँ क्या बचा अंदर, P02 माइनस P01, ये किसके इक्वल चल रहा है, Pt के। ये हमारे पास कुल दाब की यानी टोटल प्रेशर की क्या आ गई इक्वेशन, इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 7। अब देखो क्या करना है, वो जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई थी, जो इसकी थी, ये वाली इक्वेशन जो चल रही थी अपने पास, उन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ बनाऊं, उन दोनों इक्वेशन का, वो इक्वेशन क्या थी, अगर मैं इसको रफ करूं, फिर देखो यहाँ देखो ये तीनों इक्वेशन बन गई हमारी, ये बनी है। अब इनका मेरे को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले इन इक्वेशंस को देखो, ग्राफ कैसा बनेगा पता तो चलना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इसको मैं कंपेयर करूं y बराबर mx प्लस c से, जो कि एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। पढ़ा है आप लोगों ने, मैथ्स वालों ने भी पढ़ा है, बायो वालों ने भी 10th क्लास तक ये सब ने पढ़ा है। y बराबर mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करूं थर्ड इक्वेशन से, तो pt तो मेरा क्या हो गया, y की तरह, P01 मेरा क्या हो गया, c की तरह, जो कि कांस्टेंट है। P02 माइनस P01 मेरे लिए क्या हो गया, m की तरह, और x मेरा क्या हो गया, x2 की तरह। तो कंपेयर हो रहा है ना, यानी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसको अगर देखूं तो ये मेरे को y बराबर mx की तरह दिख रही है दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पर मेरे को एक बात पता चली, जब मैं इनकी ग्राफ बनाऊंगा तो वो मेरे लिए क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। वो बात अलग है, वो बात अलग है, वो स्ट्रेट लाइन आटी टेढ़ी तिरछी बाकी दाईं बाईं कैसी इंक्लाइंड हो सकती है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो, पहले मैं लेता हूं इक्वेशन 1 का और यहां लिख देता हूं, ये इक्वेशन है 2 के। आपके पास जगह होगी, ध्यान से बनाना आप देख करके, ठीक है। अब यहां पर ये जो y एक्सिस है, ये डिनोट कर रही है भाई साहब वेपर प्रेशर को। यहां पर भी ये जो y एक्सिस है वो डिनोट कर रही है किसको, वेपर प्रेशर को। जो x एक्सिस
इक्वल्स टू पी नॉट वन x1, ये बतानी है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जब x1 की वैल्यू मैं 0 पुटअप करता हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही है p1 इक्वल्स टू पी नॉट वन x1, यहाँ अगर x1 की वैल्यू मैं क्या पुटअप करूँ 0, तो p1 की वैल्यू भाई साहब क्या आएगी 0, क्या आएगी 0। अगर मैं x2 की वैल्यू अगर मैं x1 की वैल्यू 1 पुटअप की, जैसे मैंने 1 पुटअप किया जो p1 है वो किसके इक्वल आ गया p नॉट 1 के। अब p नॉट p के इक्वल, इसका मतलब ये वेपर प्रेशर है, यहाँ कहीं किसी जगह किसी पॉइंट पे क्या होगा p नॉट 1 की वैल्यू होगी, वो मैंने मान ली यहाँ है। कब है p नॉट 1 p के इक्वल, कब हो रहा है जब x1 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है 1। मैंने मान लिया इस तरफ क्या है x1 की वैल्यू क्या है 1 है, और इधर क्या है कहीं पर x1 की वैल्यू 0। x1 की वैल्यू यहां मैंने 1 मान ली, यहां मैंने 0 मान ली, कहीं पे भी मान सकता हूं। अब क्या करूं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊं तो मेरे को क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली, स्ट्रेट लाइन। ये जो होगा ये मेरे को क्या डिनोट करेगी, स्ट्रेट लाइन पार्शियल प्रेशर को डिनोट करेगी, यानी P1 को डिनोट करेगी। इसी तरह यहां पर ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा, यहां पर जो वैल्यू लिखूंगा मोल फ्रैक्शन की वो किसकी होगी, x2 के लिए। यहां पर वैसे ही करो, x2 को एक बार 0 पुट अप करो तो जो P2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर x2 की वैल्यू आप 1 पुट अप करोगे तो जो P2 है वो P नॉट 2 के इक्वल हो जाएगा। जब वो P नॉट 2 के इक्वल हो जाएगा, कब हुआ P नॉट 2 के इक्वल हो गया, कब होगा P नॉट 2 के इक्वल, जब x2 की वैल्यू क्या हो 1। तो यहाँ पर मैं x2 की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और यहाँ x2 की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 0 ले रहा हूँ। और ये जो लाइन होगी ये किसको डिनोट करेगी, पार्शियल प्रेशर 2 को। अब इन दोनों ग्राफ्स को अगर मैं देखूं और इनको दोनों को आपस में क्या करूं, मिला दूं, कंबाइन कर दूं, सबमर्ज कर दूं, तो एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ को देखो। अब अगर मैं उन दोनों ग्राफ को कंबाइन करूं, मिला दूं, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये डिनोट कर रहा है भाई इधर और इधर मोल फ्रैक्शन को, ये ऊपर की तरफ डिनोट कर रहा है वेपर प्रेशर को, ये भी ऊपर की तरफ किसको डिनोट कर रहा है, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर को, ये मोल प्रभाज यानी मोल बिंदु को। वो दोनों ग्राफ अगर मैं मिलाऊं, यहां कहीं था, ठीक है, ये क्या आ रही थी वैल्यू अपनी P नॉट 1 की, और इधर कहीं आ रहा था अपना P नॉट 2 आ रहा था। दोनों को मिला दिया मैंने। अब जब मैं दोनों को मिला दूं तो यहां पर देखना भाई साहब, ये पॉइंट मिलेंगे मेरे को P नॉट 1 के और P नॉट 2 के। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं क्या करता हूं, आपस में मिला दूं तो मेरे को ये जो लाइन मिलेगी, मेरे को क्या मिली, अरे यार सीधी नहीं जा रही, मेरे को क्या मिलेगी, ये जो लाइन मिलेगी ये किसकी मिलेगी, टोटल प्रेशर की, जो क्या बताएगी P1 प्लस P2 को। ये लाइन बता रही है P1 को, ये लाइन बता रही है P2 को, ठीक है। ये कुछ ग्राफ बना। अब इस ग्राफ को समझने का मतलब है, ग्राफ तो सबको पता है, लेकिन इसको समझने का मतलब है कि ये समझा क्या रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है। तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, P1 इक्वल टू P नॉट 1 x2, P2 इक्वल टू P नॉट 2 x2, फिर टोटल प्रेशर की इक्वेशन आई थी, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ बता रहा है ये उस सिस्टम के अंदर जो टोटल प्रेशर जनरेट हुआ है उसको डिनोट कर रहा है। उस सिस्टम में कितना वेपर प्रेशर होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सारा कुछ ये ग्राफ बता रहा है। अब ग्राफ को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अब आपको ग्राफ पता चल गया कि ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो देखो। देखो ये जो टोटल प्रेशर है, अगर मैं इसकी इक्वेशन यहां देखूं, Pt इक्वल्स टू क्या आई थी, P नॉट 1 प्लस P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 इंटू x2, यही आई थी। मैं यहां पर देखूं ये जो टोटल प्रेशर है ये क्या हो रहा है, किससे जुड़ा है, इस इक्वेशन में क्या आ रहा है x2। x2 क्या है मेरे लिए, मोल फ्रैक्शन है। उसकी वैल्यू कहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं, यही आ रही है x2 की वैल्यू। अब यहां पर एक छोटी सी कहानी और सुनो। क्या, ये जो P नॉट 1 है और ये जो P नॉट 2 है, इन दोनों में क्या आता है, x1 और x2, यानी मोल बिन आती है, मोल फ्रैक्शन आती है। उनकी वैल्यूज मैं यहां डिनोट कर रहा हूं। तो इन दोनों लाइंस के बारे में सुनना, एक छोटी सी कहानी।
x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 1 है। इसका मतलब ये धीरे धीरे इस तरफ x1 की वैल्यू, सिर्फ x1 की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, बढ़ रही है। x2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है ना। अब अगर मैं यहाँ पर x1 की वैल्यू को डिक्रीज करता जाऊं, कम करता जाऊं, 1 से कम होगी, जैसे जैसे कम होती जाएगी ये लाइन क्या हो जाएगी, होती जाएगी, कुछ ऐसे होती जाएगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, एक वक्त ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। ऐसा ही कुछ होगा ग्राफ, समझते हो ना। ये तो आ रही है दिमाग में बात। क्या हो रहा है, अगर मैंने x1 की वैल्यू को डिक्रीज किया, मैक्सिमम कितनी रख सकता हूँ 1, लेकिन मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ, धीरे धीरे डिक्रीज करूंगा तो इसकी जो डार है, इसकी जो स्लोप है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। जब ये स्लोप 0 के इक्वल हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ वो लाइन क्या इंक्लाइन नहीं है, एकदम ऐसे स्ट्रेट पर, ओरिजिन पे स्ट्रेट लाइन होगी। जब ओरिजिन पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, जो P01 है, जो P01 है, जो P1 है और जो P1 है, उसकी वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, जब वो एकदम यहाँ स्ट्रेट लाइन हो जाए तो देखो x1 कितना हो जाएगा उस समय जब वो स्ट्रेट लाइन हो जाए, 0। और जो P1 है, P1 अगर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 0। अब सुनो इन दोनों की कहानी। जब x1 0 हो गया, x1 0 होने का मतलब ये है सॉल्यूशन के अंदर जो एक नंबर सब्सटेंस है ही नहीं। अगर मोल फ्रैक्शन ही 0 है, मोल फ्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब ही यही है कि भाई कोई सब्सटेंस का अमाउंट, कोई सब्सटेंस की मात्रा कितनी है किसी सॉल्यूशन के अंदर। अगर x1 की वैल्यू 0 कर देता हूं मैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ वो सब्सटेंस है ही नहीं वहां पर, यही हुआ ना। जब वो सब्सटेंस ही नहीं है वहां पर तो पार्शियल प्रेशर कहां से आएगा। ये देखो ग्राफ से सीखना है ये चीजें। अब अगर मैं बात करूं इस वाली ग्राफ की, यानी जो हमारी सेकंड इक्वेशन की, यही अगर वैल्यू इधर 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 आती जाती तो एक वक्त ऐसा आएगा, यही वाला सिस्टम जनरेट होगा, P02 की वैल्यू, P2 की वैल्यू, S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी सेपरेटली अगर बात करूं जो P1 और जो P2 है, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में P1 और P2 है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है एक्चुअली में, x1 और x2 पे। कितना मोल भिन्न किसी सॉल्यूशन में घुला है उस पर। आई बात समझ में। मैंने देखना है सिर्फ यहां पर, तो मैं एक बात यहां से निकाल सकता हूं, क्या, पहला पॉइंट, जो टोटल प्रेशर होता है किसी सिस्टम का वो डिपेंड किस पे करता है, या मैं बोल सकता हूं लीनियरली चेंज होता है। क्या होता है, लीनियरली चेंज होता है, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ x2 की वजह से। सेपरेटली हमने देखा है P1 और P2 के लिए लीनियरली चेंज हो रहा है। इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, सिर्फ भाई साहब x2 आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, जो टोटल प्रेशर है वो x1 पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे कर रहा है, x2 पे। और कैसे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली, रेखीय रूप से क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये बात आई के लिए समझना, अच्छे से समझना, ये बात समझनी आनी चाहिए कि कैसे लीनियरली चेंज हो रहा है। अभी जो मैंने बताया सेपरेटली P1 और P2 की वैल्यूज के लिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यूज के लिए, उसको यहां अप्लाई करना आपको। सिर्फ यहां मैंने अप्लाई किया तो मैंने देखा x1 तो है ही नहीं, सिर्फ क्या था, x2। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है वो x1 की बजाय किस पर डिपेंड करेगा, x2 पे डिपेंड करेगा। और कैसे, लीनियरली। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मैं इस ग्राफ का कंक्लूजन, इसका निचोड़ बता रहा हूं आपको कि इस ग्राफ को कैसे पढ़ा जाएगा, ताकि आपको आगे जब प्रॉब्लम्स करो, न्यूमेरिकल्स करो, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं x1 की वैल्यू या तो इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, जो अपना टोटल प्रेशर है, जो अपना टोटल प्रेशर है वो भी बढ़ेगा और घटेगा। देखो यहां मैंने बोला जो टोटल प्रेशर है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे लीनियरली, ये बात बोली। यहां पर मैं क्या बात बोल रहा हूं, अगर x1 की वैल्यू को बढ़ाऊं या घटाऊं तो टोटल प्रेशर भी क्या होता है, कम ज्यादा होता है। कैसे, ये मैंने बात बोली तो कैसे बोली, तो सुनना। ये लाइन x1 की वैल्यू बात कर रहा हूं, x1 की वैल्यू का ये रही, x1 की वैल्यू बात कर रहा हूं, यानी ग्राफ ये वाला होगा। ठीक है। जब ये लाइन, जब मैं x1 की वैल्यू क्या कर रहा हूं, देखो कम कर रहा हूं, तो ऐसा तो है नहीं ये इसी पॉइंट पर रहेगा और ये लाइन ऐसे ऐसे होती रहेगी। यहां पर भी तो ऊपर नीचे कम ज्यादा होगा।
जब यहाँ पर ऊपर नीचे कम ज्यादा होगा तो ये पॉइंट पहले कभी यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, हो सकता है नीचे भी जा सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी इस लाइन पे जा सकता है। ये P01 का पॉइंट, जब ये P01 पॉइंट का लाइन इस लाइन पे कहीं भी लाई करेगा तो देखो टोटल प्रेशर की लाइन तो ये अपनी, इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से मिलाऊंगा, यहाँ से यहाँ मिलाया तो ये कुछ ऐसी बनी, फिर यहाँ से यहाँ मिलाया तो ये कुछ ऐसी बनी, फिर यहाँ से यहाँ मिलाया तो ये कुछ ऐसी, यहाँ से यहाँ मिलाया तो कुछ ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी। तो हो क्या रहा है यहाँ डायरेक्टली अगर मैं देखूं x1 की वैल्यू बढ़ाऊं या घटाऊं तो टोटल प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। आई बात समझ में? समझना ग्राफ को क्या है, सिटिविटी गुल है बायला, ध्यान से समझना। हुआ क्या, मैंने क्या किया, मैं देख रहा हूं x1 की वैल्यू को बढ़ाऊं या घटाऊं। x1 की वैल्यू जब कम या ज्यादा होगी तो जो टोटल प्रेशर है उसकी वैल्यू पे भी फर्क आएगा। कैसे आएगा, ये जो वैल्यू है P01 की, अगर x1 की वैल्यू बढ़ा या घटा रहे हो तो P01 यानी जो वेपर प्रेशर है उस पर तो फर्क पड़ेगा। ये लाइन कभी इधर कभी इधर कभी इधर जाएगी, ये पॉइंट कभी ऊपर नीचे हो सकता है। जब ये पॉइंट ऊपर नीचे होगा और इस ग्राफ को आप इस पॉइंट से मिलाओगे तो यहाँ अलग अलग ये वैल्यूज मिलेगी। इसका मतलब टोटल प्रेशर में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो मैंने ये बात बोल दी, x1 जो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंड ना होकर मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ x1 की वैल्यू को मैं अगर इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो टोटल प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। आई बात समझ। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो टोटल प्रेशर है वो किससे रिलेशन रख रहा है, तो देखो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में मैं क्या बोल सकता हूं, जो टोटल प्रेशर है वो डायरेक्टली किससे रिलेशन रख रहा है, x2 यानी जो अपना मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न है उससे। चौथी अगर पॉइंट की बात करूं, अब मैं यहां पर अगर देखूं, ये देखो एक ग्राफ तो यार गड़बड़ सा हो गया है ना, इसको मैं दोबारा बनाता हूं। अब देखो ग्राफ सही बना दिया मैंने। अब चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस ग्राफ से एक चीज और देख सकते हो, यहां पर ये वेपर प्रेशर जा रहा है, यहां पर भी ये क्या जा रहा है, वेपर प्रेशर। यहां पर P01 की वैल्यू देखो नीचे, लेकिन P02 की क्या ऊपर। इसका मतलब ये ग्राफ मैं बोल सकता हूं ये किसके लिए, ये उस सिस्टम के लिए है जहां पर P0 की वैल्यू क्या है, कम है किससे, P02 से। अगर मैं ग्राफ देखना चाहूं जहां पर P01 की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो किससे, P02 से, तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा और जो टोटल प्रेशर की इक्वेशन है वो कैसी आएगी। तो देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो हमने अभी पहले डेरिवेशन किया है उसी को आप क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। घर पर आप क्या करोगे, जो हमने इक्वेशंस लिखी थी वहां पर आपने x1 की वैल्यू रखी थी क्या, 1 माइनस x2। अब आपको क्या रखना है, x2 की वैल्यू रखनी है 1 माइनस x1 और सारा का सारा कंक्लूजन निकालना है। जो इक्वेशन बनेगी वो मैं लिख देता हूं, वो क्या बनेगी, टोटल प्रेशर की इक्वेशन आपको निकाल के बतानी है, वो आप घर पे आराम से रफ कॉपी में देखना, हो जाएगा आपसे। देखो क्या होगी, P02, वहां पर क्या आया था हमारा, यहाँ पर P01 फिर प्लस, यहाँ पर क्या आया था P02, ये देखो चल रहा है अपना P02 माइनस P01। ये कब था, जब P02 की वैल्यू ज्यादा हो तो P02 आगे था, लेकिन अब इस इक्वेशन में क्या है, हमारे P01 की वैल्यू ज्यादा है तो आगे कौन होगा, P01। जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपल निकल जाएगा आपसे, ठीक है। यहाँ पर क्या x2 तो यहाँ पर क्या होगा x1। ये इस तरह की कोई इक्वेशन आएगी। अब जब ये इक्वेशन आ गई तो ग्राफ कैसा होगा, ये ऐसा चल रहा है ग्राफ, यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो देखना आप करके हो जाएगा आपसे। अब देखो भाई साहब, ये होता है अपना ग्राफ कंप्लीट लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पर कुछ बातें, ये जो ग्राफ था या ये जो लिक्विड सॉल्यूशन हमने लिया वो वोलेटाइल सब्सटेंस के लिया। अब ये जो ग्राफ है वो क्या करता है, राउल्ट लॉ के बारे में हमें बताता है। अब यहां पर एक बात सुनना, ये जो प्योरली ऐसा ग्राफ दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ है। एज इट इज अगर ऐसा ग्राफ दिखे तो वो किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब आप बोलोगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको आप आगे पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन मैं यहां पर बताऊं आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो, नॉन पोलर और नॉन पोलर, क्या हो, दोनों ही
सब्सटेंस क्या हो, नॉन पोलर हो, वो कैसा होगा, आइडियल, आइडियल दिया गया, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आदर्श विलयन क्या हो, आदर्श विलयन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो इस दुनिया में अगर प्योरली आइडियल की बात करूं तो कोई चीज नहीं है, सारी क्या है, नॉन आइडियल है ना। अब ये तो क्या है, हमारा आउटकम है, लेकिन इससे थोड़ा सा क्या होगा, अगर कुछ डेविएट हो जाए तो वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे सीधी लाइन ना जाकर के ये कुछ ऐसा डेविएट हो जाए, या तो नीचे की तरफ डेविएट होगा या ऊपर की तरफ डेविएट होगा, विचलन, डेविएशन को हम बोलते हैं विचलन। यहां पर भी क्या होगा, या तो कुछ ही ऐसे होगा या कुछ ये ऐसे होगा, यहां पर भी या तो कुछ ही ऐसे होगा या कुछ ये ऐसे ऊपर की तरफ। ये जो डेविएशन बताया है, ये डेविएशन वाली लाइन अगर आपको कहीं दिखे ऐसी एंटीटेटी बाकी लाइन, ये किसके लिए होती है भाई साहब, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, यानी अनादर्श विलयन के लिए ऐसा ग्राफ आता है, थोड़ा डेविएट होता हुआ। अब ये डेविएट ध्यान रखना, अगर नीचे की तरफ डेविएशन है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन, या ऋणात्मक, जिसे हम क्या बोलेंगे, विचलन बोलेंगे। ऊपर की तरफ हो तो पॉजिटिव डेविएशन, क्या हो, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन जब होते हैं तो किसके लिए होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब ध्यान रखो, नेगेटिव डेविएशन क्या क्या हो सकता है, पोलर सब्सटेंस का होगा, नॉन पोलर का होगा, या दोनों ही पोलर का होगा। वो देखो, जब दोनों सब्सटेंस क्या हो, पोलर पोलर हो तो नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कब होगा, जब एक सब्सटेंस नॉन पोलर और दूसरा क्या हो, पोलर हो, तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे हम इसको आइडियल नॉन आइडियल में मैं बताने वाला था, लेकिन मैं चाहता हूं आपको इसी में पता चले कि राउल्ट लॉ का हिसाब से हम बताएंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो अप करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ की। देखो, अगर किसी को, मेरे को पता है एक बार में गन चेक करो, क्योंकि ये पूरी मैथ्स थी, टोटली मैथ्स है, एक बार में किसी को समझ में नहीं आएगी, तो इस वीडियो को दोबारा देखना, दूसरी बार में पक्का समझ में आएगी, आई गारंटी। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।